गुड मॉर्निंग। आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग हमारे जो बैंक्वेट्स की कॉस्टिंग कैसे हम लोग निकालते हैं। बैंक्वेट से हम मेरा मतलब यहाँ पे वो सारे के सारे फंक्शंस हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा गेस्ट आते हैं। अभी जैसे हमने जो पिछली क्लासेस में सीखा था कि भाई हम किस प्रकार से एक सैंडविच का हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं या किसी एक सिर्फ एक आइटम का हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं। पर जब हम लोग एज अ सुपरवाइजरी पोजीशन पे हो जाते हैं, हम लोग सीडीपी, डीसीडीपी, शू शेफ वगैरह भी हो जाते हैं या मैनेजर वगैरह हम लोग हो जाते हैं, तो हम एक ऐसी पोजीशन पे रहते हैं जहाँ के पे कि हमारे जो सिंगल सिंगल एक आला काट रेस्टोरेंट तो होते ही होते हैं, साथ साथ हमको हैंडल करना पड़ता है बैंक्वेट्स को। बैंक्वेट्स का मतलब हो गया कि जहाँ पे हमारी शादी हो रही है, ठीक है जी, हमारे किटी पार्टीज़ हो रही है, हमारी एनिवर्सरी हो रही है, बर्थडे हो रही है, किसी प्रकार के फंक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे कॉफ़ी शॉप्स होते हैं या हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी बुफ़े लगता है। ब्रेकफास्ट बुफ़े हो सकता है, लंच बुफ़े हो सकता है, स्नैक्स बुफ़े हो सकता है, डिनर बुफ़े हो सकता है, हाई टी हो सकती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले जो हमारे मेन्यू मेन्यू के अंदर भी देखा था, बैंक्वेट बैंक्वेट या बुफ़े मेन्यू के अंदर भी देखा था। अब हमको अगर बुफ़े मेन्यू की कॉस्टिंग निकालनी है तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम लोग एक एक सिंगल सिंगल चीज़ की कॉस्टिंग निकालें, क्योंकि अगर हम लोग एक सिंगल सिंगल चीज़ की कॉस्टिंग निकालेंगे तो वो हमारा आला काट हो जाएगा। क्योंकि हमें बोल दिया जाता है कि भाई 50 लोगों के लिए खाना बना लो आप, ठीक है जी, 50 लोगों के खाना बना लो, 60 लोगों के लिए खाना बना लो, 100 लोगों के लिए खाना बना लो, ठीक है, और उसकी उसकी हमको कॉस्टिंग निकाल के दे दो। तो वो कैसे होता है, वो हम लोग आज यहाँ पे समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट जस्ट कुछ कॉमन सेंस हम लोगों को यूज़ करनी पड़ती है। अभी जैसे सिंपल मैं बोलता हूँ कि मैं किसी होटल में एक एज अ डीसीडीपी या सीडीपी काम कर रहा हूँ, मेरे को ब्रेकफास्ट बुफे की अपनी कॉस्टिंग निकालनी है। अब ब्रेकफास्ट बुफे की कॉस्टिंग मेरी पर डे की भी हो सकती है, ठीक है जी, जब मैं पर डे की निकालूंगा और जब मैं सबको जोड़ दूंगा तो मेरी पर मंथ की हो जाएगी। या कोई स्पेशल फंक्शन आ गया कि भाई रात को 50 लोगों की पार्टी है, मैं उसकी मुझे को कॉस्टिंग निकालनी है। बैंक्वेट्स में सबसे अच्छा ये ज़रूर रहता है या बुफे में ये ज़रूर अच्छा रहता है कि हम लोग को जो हमारे मेन्यूज़ है हमें पता होते हैं। हम लोगों को पता होता है कि भाई हमारे मेन्यूज़ क्या हैं। दूसरा हमको ये भी पता रहता है कि भाई कस्टमर को हम उसको किस कीमत पे बेच रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई एक पार्टी होने वाली है, ठीक है जी, कोई एक बर्थडे पार्टी है, और हमको मालूम है कि भाई हमको वो पर पैक्स, पर एक बंदे के लिए हम लोगों को 300 रुपये या 400 रुपये देने वाले हैं। हम्म, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको पहले से मालूम होती है। या फिर अगर हम लोग बुफे की बात करें, लंच बुफे की बात करें, डिनर बुफे की बात करें, होटल किस रेट पे गेस्ट को बेचेगा या बेचने वाला है, वो हमको पहले से हमको पता होती हैं। होटल्स के अंदर जो ये काउंटिंग वाला पार्ट होता है, इसमें जो कंट्रोलर्स होते हैं हमारे, जिनको कि हम लोग F&B कंट्रोल बोलते हैं, वो भी करते हैं। पर एज अ शेफ़ या फिर एज अ किचन इंचार्ज, CDP, DCDP, शू शेफ़, कोई भी, उन सबको भी एक कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत आसान होता है, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जो शीट मैंने आप लोगों के सामने जो मैंने रखी है, जो दी है, वो एक हमारे इंडियन का जो मेन्यू है, ठीक है ना, उसके लंच मेन्यू से मैंने ली है, ठीक है। अब इसका जो मेन्यू है वो कुछ अलग है, ठीक है जी। मेन्यू के अंदर मैं बोलूँ तो मैं मेन्यू के अंदर मैं बोलूँ तो हमारा एक इंडियन खाने का मेन्यू है, ठीक है जी। और इंडियन खाने का मेन्यू साथ साथ यहाँ पे अगर मैं आपको जैसे जैसे लेके भी जाऊँगा तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के आइटम भी हम लोगों ने डाले पड़े हैं, फ्रूट्स भी इसके अंदर हैं। तो ये टोटल का टोटल आपको भी सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले यही फॉर्मेट आप लोग बाद में यूज़ कर सकते हैं, और जब भी आप लोग क्लासेस लेंगे तो इसको ज़रूर यूज़ करना है अपने होटल्स के अंदर। अभी जैसे मुझे यहाँ पे पता है, अगर आप सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों की नज़र डालना चाहूँगा, नंबर ऑफ पैक्स पे 125 है, कि भाई 125 लोग इसको खाएंगे। हम लोगों को नंबर ऑफ पैक्स पहले से ही पता होते हैं। अगर हम लोग होटल्स के अंदर है तो हमें ऑक्यूपेंसी पहले से ही पता होती है, भाई इतनी ऑक्यूपेंसी और इतने लोग ब्रेकफास्ट करने आएंगे, पहले से ही हर होटल को पता रह जाता है। या कोई फंक्शन होता है, 100 लोगों का है, 50 लोगों का है, 70 लोगों का है, वो भी हम लोगों को पहले से पता होता है। जो भी है। इसके अलावा अगर हम लंच बुफे लगा रहे हैं तब हमको नहीं पता होता, तो उस सिनेरियो में हम लोग अंदाज़ा लेते हैं कि भाई 100 लोग आ सकते हैं, 50 लोग आ सकते हैं, ठीक है, तो अंदाजे पे ही हमारा वहाँ काम चलता है। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि भाई हमारे यहाँ पे 125 लोगों का बुफे लगेगा, ठीक है ना, सिंपल 125 यहाँ पे मैंने उसको पिन कर दिया। अब यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिखूँगा सारे के सारे वो आइटम जो मैं उस बुफे के लिए यूज़ करूँगा। सारे के सारे आइटम बोले तो A to Z, इवन नमक वमक कुछ भी, सब कुछ।
होटल्स के अंदर या रेस्टोरेंट्स के अंदर जो बैंक्वेट का जो किचन होता है वो इसलिए ही अलग होता है कि उसकी हम लोग जो कॉस्टिंग ईजिली कर पाएँ, और जो हमारे आ ला कार्ट के किचन होते हैं उनकी कॉस्टिंग बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक-एक आइटम करके भी पढ़ के बताऊँगा अभी कि हमने क्या किया है। जैसे कि सबसे पहले मैंने पनीर ले लिया है यहाँ पे, पनीर का, और जो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद है उसका यूनिट कि भई किस यूनिट में मैं उसको तोल रहा हूँ, केजी है, लीटर है या ग्राम है, ठीक है जी। तीसरा है उसका रेट, रेट का मतलब है कि पर केजी या पर पैकेट का प्राइस मुझे कितना मिल रहा है। इसके बाद है क्वांटिटी, क्वांटिटी मैंने कितनी क्वांटिटी यूज़ करी है। और सबसे बाद है टोटल, टोटल या अमाउंट, मैं कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई मैंने कितना पैसा खर्च किया है, ठीक है जी। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने इसमें पनीर ले लिया है, पनीर मेरा कितना लिया है मैंने, पनीर का जो रेट, पनीर केजी के हिसाब से लिया, पनीर का रेट है 215 रुपये किलो। 40 किलो मेरे को पनीर लगाए जी, ठीक है जी। 40 किलो मुझे पनीर लगाया तो 8,600 रुपये का मेरा पनीर हो गया। फिर इसके बाद मुझे लगा है मिल्क, दूध मुझे लगा है, दूध लीटर में 37 रुपये लीटर दूध है। 40 लीटर करीब यूज़ किया है मैंने। 1,480 रुपये का मुझको लगा है दूध। तीसरा कॉलम इसमें टमाटो है, टमाटो मेरे को लगा है नहीं, तीसरा इसमें फ्रेंच फ्राई है। फ्रेंच फ्राई का जो रेट है 107 है, 107 रुपये किलो हो गया। 7 किलो मुझे लगा है तो उसका जो रेट हो गया 749, 749 रुपये हो गया। इसके बाद मैंने लिया टमाटर, टमाटर मुझे लेंगे 28 किलो, 50 रुपये किलो टमाटर है, 1400 रुपये के टमाटर हो गए। कैरेट मेरे को लगा है यहाँ पे, कैरेट मुझे, कैरेट का जो प्राइस है, कैरेट केजी के हिसाब से मैं ले रहा हूँ 9.80, 9 रुपये 80 पैसे करीब पड़े है। 50 किलो, 9.80, 45 किलो मेरी क्वांटिटी लगी है और 441 रुपये मुझे उसके लगे हैं, ठीक है। ऐसे करते करते हमारी जो सब्जियां हम लोगों को आ जाएंगी। फिर हमारे पास आलू हम लोगों ने लिए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखोगे, आलू के बाद हमारे पास यहाँ पे है पास्ता है, ठीक है जी। पास्ता हमने पैकेट पैकेट लिए हमने यहाँ पे 175 रुपये का पर पैकेट हमको पड़, 175 रुपये का पर पैकेट पड़ रहा है हमको। और हमने 6 पैकेट यहाँ पे लिए हैं। हम्म, हम्म। इसके बाद इसके बाद हम पास्ता से भी नीचे आ जाएंगे तो हमको प्याज लग रहे हैं। प्याज 28 रुपये किलो प्याज है। 25 किलो करीब हमने प्याज लिए हैं, 700 रुपये के हम लोगों को प्याज लग रहे हैं, हाँ जी। गोभी हम लोगों ने लिए हैं, कैप्सिकम हम लोगों ने, नूडल्स हम लोगों ने लिए हैं यहाँ पे चाइनीज़ के, ठीक है, जो 50 रुपये किलो हमको पड़ रहे हैं। तो हम 50 रुपये किलो कर रहे हैं, 5 या 4 या 6 किलो हम लोगों ने लिए हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगर आप देखोगे बासमती राइस हम लोगों ने यूज़ किया है, जो कि हम हो सकता है कि इस मेन्यू में पुलाव हो या फिर बिरयानी हो। इसके बाद यहाँ पे हमने बेबी कॉर्न यूज़ करे हैं, दम आलू बोले तो जो छोटे वाले आलू होते हैं उनको हम लोग दम आलू बोलते हैं, वो हम लोगों ने यूज़ किए हैं। इसके बाद यहाँ पे कैशू नट लिया है हम लोगों ने। कैशू नट का मतलब काजू होता है हमारा, काजू हम लोगों ने लिया है, जो कि हमारी ग्रेवी बनी होगी इंडियन की कोई, ठीक है जी, चाहे मखनी ग्रेवी हो चाहे शाही ग्रेवी हो, उसको बनाने के लिए लिया है, ठीक है। इसके बाद मगज का यूज़ किया है, उड़द दाल ही हम लोगों ने यहाँ पे ली है। काबुली चना हम लोगों ने लिया है, काबुली चना हम लोगों ने लिया है यहाँ पे। पाइनएप्पल है, पपाया है, बनाना है। तो यहाँ पे फ्रूट प्लेटर का भी यूज़ किया होगा या फिर उसका फ्रूट सैलेड भी हमारा बनाया होगा। इसके बाद यहाँ पे वाटरमेलन है, वेनीला आइसक्रीम है। तो यहाँ पे इनके मेन्यू के अंदर ये लोग आइसक्रीम भी सर्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग रोल शीट है, स्प्रिंग रोल शीट से हमारे स्प्रिंग रोल बनते हैं, जो कि हम लोग चाइनीज़ में या थाई खाने में हम लोग यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे इन लोगों ने लाइव काउंटर भी इन लोगों ने यहाँ पे लगाया होगा। इसके बाद यहाँ पे धनिया पाउडर है, ठीक है, जो जीरा पाउडर है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे सॉल्ट भी लिया है, सॉल्ट माने नमक लिया है, तो जो उस दिन में जितना भी नमक इस्तेमाल हुआ है वो भी उन्होंने लिखा है, ठीक है ना। तो अभी और अगर जैसे मैं यहाँ पे नीचे में आ जाता हूँ, यहाँ पे ये वेज ब्रॉथ है, सॉल्ट है, धनिया, जीरा, गरम मसाला, होल जीरा, कश्मीरी चिली, सिनेमम, जावित्री, चाट मसाला, उड़द दाल, ठीक है जी। ऑयल तक हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। और अगर अगर रिफाइंड ऑयल अगर आप देखोगे तो 79 रुपीज़ किलो के हिसाब से है, ठीक है जी। और 30 लीटर तेल लगा है यहाँ पे, 30 लीटर काफ़ी ज़्यादा मात्रा हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हमने आटा लिया है, ठीक है जी, मैदा लिया है, बेसन है, रोज़मेरी है, ऑर्गेनो है। रोज़मेरी ऑर्गेनो मतलब कि यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल का खाना भी बना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर जुकनी भी है, नीचे इसके बाद मेयोनीज है, ठीक है जी, पेपर पाउडर है, घी भी है, बटर है और कुकिंग क्रीम है। तो यहाँ पे इन सब के इन लोगों ने यहाँ प्राइजेस यहाँ पे लिख लिए हैं। तो ये एक प्रकार का लंच मेन्यू होगा या डिनर मेन्यू होगा।
तो यहाँ पे इन्होंने सारी की सारी चीज़ें ए टू जेड चीज़ें सारी की सारी इन्होंने लिखी जो भी इन लोगों ने अपने मेन्यू के अंदर इस्तेमाल करी, तो और यही हमको करना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने लास्ट में जैसे इन सब की जो क्वांटिटी के बाद अमाउंट लिखा है कि भाई कितना 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 किस चीज़ में पैसे लगाए, और हर एक चीज़ इन्होंने नोट डाउन करी, मतलब कि एक नमक तक इन लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन किया है। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो टोटल जो ये सारा का सारा जो प्राइस हमारा आया है वो आया है हमारा 34,887 रुपीज़, 34,887 रुपीज़ 66 पैसे। तो उस दिन उन्होंने इतने सारे के सारे पैसे खर्च करे हैं, ठीक है ना। अब ये भी हो सकता है कि जब आपका पूरा का पूरा बुफे चला जाए तो जो भी आपका सामान बचा पड़ा है, ठीक है ना, उसका प्राइस आप इसमें से माइनस कर दो, वो भी हो सकता है, ठीक है ना, ताकि एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि भाई मेरा इतना लगा है। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो सिंपल आप इसको भी छोड़ सकते हो, बट अगर माइनस कर दोगे तो और एकदम क्लोजर चले जाओगे आप अपनी अकाउंटिंग के। अब यहाँ पे अगर मैं 34,800 है मेरे पास, ठीक है सर, मतलब ये फिगर आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये पता चल रहा है कि भाई दो फिगर अब मेरे पास आ चुके हैं। मेरे पास है, एक है 34,000 रुपये और दूसरा है मेरे पास 125 रुपये, कि 125 लोगों के लिए मैंने 34,800 34,887 रुपीज़ मैंने खर्च करे हैं, ठीक है ना। अब मेरे को ये भी पता है कि भाई मुझे मुझे उसको कितने का बेचना है, ठीक है ना, हमको ये पता होता है कि हमें उसे कितने का बेचना होता है। हम्म। अब यहाँ पे जो बेचने का प्राइस है वो रखा है हम लोगों ने 950 रुपये, ठीक है, 950 रुपये। अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं, अब यहाँ पे जो 34,000 लोगों के लिए 34,000 रुपये में मैं कितने कितने लोगों को खाना देना चाहता हूँ, 125 लोगों को देना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको आपस में डिवाइड करूंगा ना 34,000 को 125 से, क्योंकि 125 लोग मुझे मालूम है, ठीक है ना, तो 125 लोग मुझे मालूम है, तो ये आ जाएगा 279 रुपीज़। तो मुझे एक बंदे को खाना खिलाने में 279 रुपीज़ लग रहे हैं। पर वहीं अगर ये 34,000 को मैं और भी माइनस कर दूंगा, मतलब कि जो सामान मेरे किचन के अंदर बचा पड़ा है बनने के बाद, तो कुछ ना कुछ तो बचा ही होगा। हो सकता है कि भाई 4,000 का सामान मेरे पास बचा पड़ा है, 5,000 का मेरे सामान बचा पड़ा है, तो मैं वो माइनस कर दूंगा। पर मैंने यहाँ पे माइनस नहीं किया है ताकि सिंपल तरीके से हमको समझ आ जाए। अब यहाँ पे जब ये माइनस नहीं किया है मैंने, तो यहाँ पे मेरा 279 269 रुपये 79 रुपये आ गया। हाँ, 279 रुपीज़ मेरा आ गया है। तो एक बंदे को मैं खिलाने में कितना लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ लगा रहा हूँ मैं 279 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस मेरे को मालूम है, सेलिंग प्राइस का मतलब है किस दाम पे मैं उसे बेच रहा हूँ, ठीक है ना, वो तो हमको मालूम ही होता है। बुफे का चाहे हम ब्रेकफास्ट बेच रहे हैं, लंच बेच रहे हैं, आई थिंक आपने जैसे मेरे को एक मेन्यू भेजा था जिसमें कि आपने लिखा था कि भाई हम उनको अनलिमिटेड बिरयानी इतने में दे रहे हैं, तो सेम वही है। तो मुझे पता है कि भाई मैं उनको 750 रुपीज़ 950 रुपीज़ में मेरा सेलिंग प्राइस है, इस कीमत पे मैं उनको बेच रहा हूँ बुफे सिर्फ एक बंदे को, ठीक है जी। एक बंदे को मैं बेच रहा हूँ कितने में, 950 रुपये में, ठीक है। तो अभी पर बंदे में मेरे को कितनी बचत हो रही है, पर बंदे में मेरे को लगभग यहाँ पे मेरे को 650 रुपये करीब बच रहे हैं, 650 से थोड़ा कम बच रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाकी की बाकी मेरी कॉस्टिंग निकल जाती है। अगर मैं इसको इसको परसेंटेज में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि 29% मेरी आई है। अब ये 29% मेरी कैसे आई है, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा यहाँ पे जो मैंने लिखा E2 का मतलब यहाँ पे क्या है, 279 रुपीज़, ठीक है ना। 279 रुपीज़ क्या है, जो मैं एक बंदे पे मैं खर्च कर रहा हूँ। और उसके बाद नीचे अगर आप FX का मतलब फॉर्मूला है E4, इसमें अगर आप और उसको 4 दिखाओगे तो है मेरा 950 और इंटू 100 में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरी कॉस्टिंग आई है वो आई है मेरी 29%, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर अगर मैं उसको और कम कर दूंगा, मतलब और कम कर दूंगा, मतलब कि जो मेरा 279 को मैं और कम कर दूंगा, क्योंकि किचन का जो अपना सामान वामान मैं माइनस कर दूंगा ना, तो वो भी और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी कॉस्टिंग आई है 29% आई है, जो कि बहुत ही अच्छी है। इतनी ही होनी चाहिए, इससे भी कम हो जाए तो बेटर है। और इस प्रकार से ही हम लोग निकालते हैं। तो पर डे जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम लोग लिखते जाते हैं, कितने बुफे चले गए उसको उससे डिवाइड करते जाते हैं, उसके प्राइस से उसको पता चलता रहता है हमें कितने 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 हैं। और फिर उस हिसाब से हम लोग अपने बैंक्वेट्स की कॉस्टिंग हम लोग निकालते हैं। सिंपल तरीका है, इस तरीके से यूज़ करना है, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो। जैसे एक एग्जांपल मैं बोल देता हूँ कि भाई हमारे यहाँ पे पार्टी है, हमारे यहाँ पे कल एक लंच की पार्टी है, 100 लोग आ रहे हैं। सिंपल आप क्या करोगे, उसके हिसाब से अपनी रिक्वेजिशन बना लोगे, ठीक है जी। 5 किलो चावल लगेगा, 10 किलो ये लगेगा, ये लगेगा, सब कुछ लिख लो, A to Z नमक वमक लिखेगा। फिर अपने अपने जो जूनियर्स होते हैं, कॉमी 3 कॉमी 2 कॉमी 1, जो भी जिसकी भी वो ड्यूटी है उसको आप दे दोगे।
और वो सारा का सारा सामान लाके आपके पास वहाँ पे रख देंगे, भाई ये सारा सामान हमारा आ गया। आपको पता है कि भाई आपने क्या सामान ऑर्डर किया है। उसके बाद आप वो खाना-वाना पूरा बना दोगे, आपकी बूफे-वूफे पूरे खत्म हो जाएँगे। अब आप देखो आपके पास किचन में क्या सामान बचा पड़ा है। अब आपने जो सामान मँगाया था और जो किचन में एक्चुअल में बचा पड़ा है, उसको आप आपस में माइनस कर दो। आपस में माइनस कर दो, तो आपके पास एक क्वांटिटी आ जाती है कि भाई ये हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब जो भी आपने इस्तेमाल किया है, उसके प्राइज़ेज़ आप निकालो, जैसे हमने यहाँ पे प्राइज़ेज़ निकाल के रखे हैं। टोटल कर दो उसके प्राइस को, भाई टोटल मेरे को कितनी कीमत लगी है, और उसको डिवाइड कर दो कितने लोगों ने बुफ़े खाया है। हुँ? अब जितने लोगों ने बुफ़े खाया है, तो उससे पता चल जाएगा कि एक बंदे ने कितने का बुफ़े खाया है, ठीक है ना? एक बंदे ने को कितना पड़ा है, मतलब कॉस्टिंग कितनी पड़ी है। जब मुझे एक बंदे की कॉस्टिंग पता चल गई और मुझे फिर ये भी पता है कि कितने लोगों ने खाया है, तो मेरे पास एक सेलिंग प्राइस भी आ रहा है, ठीक है ना? सेलिंग प्राइस भी मेरे पास यहाँ पे पता चलता है, ठीक है? जब उनको आपस में डिवाइड कर दोगे, तो मेरी फूड कॉस्ट भी मेरे को पता चल जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इवन जैसे मैं बताऊँगा, ये तो हमारे कुकिंग वाला पार्ट हो गया। अगर मान लीजिए खाना बुफ़े में लगने के बाद भी बचता है, जैसे मान लीजिए फ्रूट्स बच गए, सैंडविचेस बच गए, हमारी ग्रेवी बच जाती है, चिकन बच जाती है, आप उसको भी माइनस कर सकते हो, बट वो ना करो तो ज़्यादा बेटर है। उसको अगर आप किसी दूसरे बुफे में या कहीं और यूज़ कर लोगे, वो बेटर पड़ता है। तो जैसे कि हम कॉस्टिंग निकालते हैं, होटल्स में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। अगर स्पेशल बुफे होता है, तो उसकी कॉस्टिंग हम लोग अलग रखते हैं। पर अगर हमारे हमारे रेस्टोरेंट के अंदर ही बुफे चल रहा है तो जो स्टोर्स वाले होते हैं या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो पर डे के हिसाब से ऐसी-ऐसी कॉस्टिंग निकालते रहते हैं। अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी 1 तारीख की 29% कॉस्टिंग आ गई, दूसरे दिन मेरी 40% कॉस्टिंग आ गई, तीसरे दिन मेरी 50% कॉस्टिंग आ गई। तो ऐसे करते-करते लास्ट में 30 दिन का एक एवरेज निकल जाता है। 30 दिन का एवरेज निकल जाता है, और फिर जब वो एवरेज निकालते हैं, तब हम देखते हैं हाँ भाई हमारी कॉस्टिंग इस प्रकार से है। फिर उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट करने होते हैं कॉस्टिंग में, कि भाई कॉस्टिंग क्यों ज़्यादा हो रही है, जैसे कि हम लोगों ने पहले जो हमारे 8 या 9 स्टेप थे हमारे, कि भाई सेलिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कॉस्टिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, हम उसको सही ढंग से नहीं कर रहे, तो फिर वही सारे प्रोसेसेस हमको अपनाने पड़ते हैं। तो यही आपको करना है, चाहे बुफे हो जाए, चाहे बैंक्वेट हो जाए, चाहे कोई किटी पार्टी हो जाए, और यही यही हमारा तरीका है। तो ये था शेफ़ आज का हमारा चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने बैंक्वेट्स के किस प्रकार से हम लोग जो हमारे जो कॉस्टिंग होती है हम निकालते हैं। फिर से थोड़ा सा दोहरा दूंगा, यहाँ पे हमको ये पता था कि हमारे कितने पैक्स हैं, हमको ये पता था हम लोग क्या क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, उनकी प्राइसिंग हमको मालूम थी, तभी जाके हम लोग निकाल पाए, और ये इजी है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है शेफ़, ये था हमारी आज की क्लास का।